हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसका पार्ट फर्स्ट की हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। उसके आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर आपने 1% एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी राइटर कौन है इस स्टोरी की। ठीक है, तो आपको वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी तो आप मुझे कमेंट करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन द फ्यू वर्ड्स और द कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। तो अब हमें ना आंसर करना है, जो हमें अब क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर करने हैं कुछ वर्ड्स में या फिर कपल ऑफ सेंटेंसेस में, मतलब 2 या 3 सेंटेंसेस में, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, कहाँ पर थी ये जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, कहाँ पर है, लंदन में है। ठीक है, तो जब वो कितने साल की थी, तो स्टोरी की जो स्टार्टिंग है उसमें ये चीज़ लिखी है कि ट्रेन का बता रखा है ना, कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी हैं, वहाँ पे उन्हें ट्रेन की वाइब्रेशन फील हो रही हैं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं। ठीक है, तो तब स्टोरी की स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि वो 17 साल की थी। ठीक है, जब वो लंदन जा रही थी, उस अकेडमी में जा रही थी। फिर उसके बाद तो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि कैसे कैसे वो डेफ हुई। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में ये चीज़ बता रखी है। आंसर पढ़ते हैं। एवलिन वॉज 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। सिंपल, वो 17 साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में वहाँ पर अपना कोर्स करने गई थी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड। जो एवलिन की जो डेफनेस थी वो पहली बार कब नोटिस हुई थी, जब वो कितने साल की थी और कब उनकी कन्फर्म्ड हुई, हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो व्हेन एवलिन वॉज 8 ईयर ओल्ड हर डेफनेस वॉज नोटिस्ड। अब ये वाली इसके पीछे क्या स्टोरी थी कि जब वो 8 साल की थी तब वो पियानो प्ले करने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। जब उसकी मॉम ने उसे बुलाया तो वो मूव ही नहीं हुई। राइट, तो पहली बार उनकी मॉम ने, एवलिन की मॉम ने ये चीज़ नोटिस किया था कि एवलिन ने उनकी आवाज़ को सुना ही नहीं। तो तब वो कितने साल की थी, 8 साल की थी। ठीक है, मदर का नाम नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल ये लिखना है कि वो कितने एज की थी तब। ठीक है, इट वॉज कन्फर्म बाय द टाइम व्हेन शी वॉज 11। और कन्फर्म्ड कब हुई, 11 में, जब उसके हेड मिस्ट्रेस जो थी उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया कि उसके जो मार्क्स है, एवलिन के जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, और उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। ठीक है, तो ये इसके पीछे की स्टोरी थी। तो ये था, एवलिन 8 साल की थी जब नोटिस हुआ था उनका डेफनेस, और कंफर्म्ड हो गया जब वो 11 साल की थी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन द शॉर्ट पैराग्राफ 30 और 40 वर्ड्स। अब हमारे पास सामने जितने क्वेश्चन आएंगे उसको हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर करना है, जिसमें 30 या 40 वर्ड्स को हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। एवलिन की हेल्प किसने की थी कि वो म्यूज़िक के साथ ही कंटिन्यू करे, उनके अंदर पोटेंशियल देखा, कौन थे आखिर वो, हमें उनका नाम बताना है। और व्हाट डिड ही डू एंड से, और उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या बोला, हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो वो कौन थे, रॉन फॉबर्स थे, हु वॉज अ परक्यूशनिस्ट हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक। तो हमें उनका नाम लिखना था। रॉन फॉबर्स ने पहली बार उनकी म्यूजिक में हेल्प किया, उनके अंदर पोटेंशियल देखा, एवलिन के अंदर पोटेंशियल देखा रॉन फॉबर्स ने, और वो एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानते हैं, वो होते हैं परक्यूशनिस्ट। ठीक है, he spotted her potential and said, do not listen through your ears, try to sense it some other way। तो ये बुकिश लैंग्वेज ही है। उन्होंने उसकी पोटेंशियल को एवलिन के अंदर जो पोटेंशियल थी म्यूज़िक को लेकर, उसको स्पॉट कर लिया, और उन्होंने क्या कहा था एवलिन से कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, उसे सेंस करने की कोशिश करो म्यूज़िक को अपने अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम टू द डिफरेंट नोट्स। और फिर रॉन फॉबर्स ने क्या किया था कि ड्रम्स को ना, बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उसे डिफरेंट डिफरेंट नोट पर सेट कर दिया। और सडनली, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एवलिन को बोला कि अब इसे सेंस करने की कोशिश करो, कानों से सुनने की कोशिश मत करो। सडनली शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ये बुक में भी मेंशन है ये चीज़ कि जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, जब वो नोट्स ड्रम बजते थे हायर नोट पे और लोअर नोट पे, तो क्या हुआ कि हायर ड्रम पे जब वो बजता था तो वेस्ट अप के ऊपर से, मतलब ऊपर बॉडी से उन्हें उसको सेंस कर पाती थी, उस चीज़ को फील कर पाती थी, हायर ड्रम के साउंड को। ठीक है, वाइब्रेशंस को। और लोअर ड्रम ना,
वो लोअर ड्रम की जो साउंड है, जो फील था, वो व्रिस्ट डाउन से मतलब लेग से वो फील कर पाती थी, सेंस कर पाती थी, ठीक है। थ्रू दिस एक्टिविटी एवलिन वॉज सडनली एबल टू फील द म्यूजिक इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और इस एक्टिविटी की हेल्प से एवलिन ना सडनली म्यूज़िक को फील करना उसने स्टार्ट कर दिया था। वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से म्यूज़िक को फील कर पाती थी, साउंड को फील कर पाती थी। तो रॉन फॉबर्स ने ही उन्हें रास्ता दिखाया था म्यूज़िक की तरफ, उन्हें वो लेकर गए थे कि उसका सॉल्यूशन बता दिया कि अगर वो डेफ है तो क्या हो गया, आप अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से आप सेंस कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। हमें उस जगह के नाम बताने हैं, उनको कॉजेज बताने हैं कि जहाँ पे एवलिन परफॉर्म करती थी, ठीक है। एवलिन का जो एक तो इंटरनेशनल हेक्टिक शेड्यूल था, जो नॉर्मल रेगुलर परफॉर्मेंस करती थी, सोलो परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद वो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कॉन्सर्ट करती थी। और उनकी हाई प्रायोरिटी कौन थे? जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो उनकी हाई प्रायोरिटीज़ थी। तो ये बुक में गिवन है, हमने वही चीज़ लिखी है आंसर में भी। एवलिन वॉज with a hectic international schedule gives solo performance at the regular concerts, ठीक है। उनका hectic schedule था, regular concerts वो करती थी। apart from this she gave free concerts in the prisons and hospitals, वो जेल में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी। she also gave the high priorities to the classes for the young musicians, और सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटीज़ किसे देती थी? जो म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आंसर द क्वेश्चन इन द 2 और द 3 पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। अब हमें आंसर करना है 3 पैराग्राफ में, 2 या 3 पैराग्राफ में आप कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, हाउ डज द एवलिन हेयर म्यूजिक। एवलिन ने म्यूजिक को कैसे सुनना स्टार्ट किया, ठीक है। एवलिन ने कैसे म्यूजिक को सुनना स्टार्ट किया था, वो हमें चीज़ बतानी है। एवलिन हेयर म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से उसने म्यूज़िक को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था जब रॉन फॉबर्स ने उन्हें सिखाया कि तुम कैसे अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से सेंस कर सकती हो म्यूज़िक को, ठीक है। एवलिन बिकम द डेफ बाय द टाइम व्हेन शी वॉज 11। जब वो 11 साल की थी तब वो डेफ हो गई थी पूरी तरह, उन्हें ये चीज़ पता चली थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूज़िक। तो आपको स्टार्टिंग से ना इसमें पूरी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। पूरी स्टोरी आपको लिखनी है कि वो 11 साल की डेफ हो गई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि वो अपने म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहती थी, म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। फिर उन्होंने रॉन फॉबर्स से वो मिली, जिन्होंने एवलिन के अंदर पोटेंशियल देखा, उन्हें सिखाया कि कैसे कैसे वो म्यूज़िक को फील कर सकती हैं, सेंस कर सकती हैं, और फिर एवलिन की जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो दोबारा हम पढ़ते हैं आंसर। एवलिन हियर द म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एवलिन बिकम डेफ बाय द टाइम व्हेन शी वाज 11, बट शी डिड नॉट गिव अप, शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूजिक। वो 11 साल की थी, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और अपना करियर जो है वो म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट था उन्हें, तो उसे ही परस्यू करना चाहती थी। रॉन फॉबर्स, अ percussionist, spotted her potential. He asked her to try to sense the music some other way interest instead of ears. तो रॉन फॉबर्स एक percussionist थे। मैंने आपको भी बताया percussionist कौन होते हैं, जो कि जिनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, राइट। तो उन्होंने जो है एवलिन के अंदर पोटेंशियल देखा, उन्होंने उससे बोला कि तुम म्यूज़िक को सेंस करने की कोशिश करो, कानों से सुनने की कोशिश मत करो। तो उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम्स ला दिए, डिफरेंट डिफरेंट नोट पे सेट कर दिया, और फिर एवलिन से बोला अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से उसे फील करने की कोशिश करो। फिर एवलिन ने क्या चीज़ बोलती है कि व्रिस्ट ऊपर से मुझे हाई ड्रम्स के फील हो रहा है, और नीचे जो व्रिस्ट डाउन है उन्हें लोअर ड्रम वहाँ से उसकी साउंड फील हो रही है, वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। तो फॉबर्स ने ये एक्सरसाइज को रिपीट किया और एवलिन ने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि वो सर्टेन नोट्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से सेंस कर पा रही हैं, ठीक है। फिर वो क्या बोलती हैं, उन्होंने explained that when she played the xylophone she sensed the sound flowing up the stick into her fingertips। तो वो कैसे उन्हें म्यूज़िक को कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे कैसे वो सेंस कर पाती थी। जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो वो जो स्टिक्स जिसका स्टिक्स से वो बजाती थी जाइलोफोन, तो उस स्टिक से ना साउंड ना उनकी फिंगर टिप्स पे आ जाती थी, तो जिससे उन्हें म्यूज़िक फील होता था, साउंड फील होती थी, राइट। She leaned against the drum stand barefoot on the wooden platform so that she can feel the sound and the vibration। तो जब वो ड्रम्स बजाती थी तो वो कैसे अपने उस साउंड को फील कर पाती थी, वो है ना अपने शूज़ को उतार देती थी और एक वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती थी, जिससे उन्हें साउंड और वाइब्रेशन फील होती थी वुडन प्लेटफॉर्म के थ्रू।
शी सेड हाउ हर होल बॉडी इंक्लूडिंग इन द स्किन माई चीज बोन एंड इवन देयर, और उन्हें अपने पूरी ही बॉडी में वाइब्रेशन फील होती थी, कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे फील नहीं होता था उन्हें उसकी साउंड और वाइब्रेशंस, स्किन में भी, चीक बोन्स में भी और हेयर्स में भी उन्हें वाइब्रेशन फील होती थी, साउंड फील होती थी। ठीक है, तो इसमें ये इसी क्वेश्चन में यही बताना था कि कैसे कैसे उन्हें म्यूज़िक फील होता था, वो कैसे म्यूज़िक को सुन पाती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब देखो जो पार्ट फर्स्ट है ना आपका, उसी के नीचे ऊपर जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वो लिखे हुए हैं, उसके बाद पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। पार्ट सेकंड के बाद जो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस वाली पार्ट फर्स्ट का है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुक्ड एट दीज सेंटेंसेस, हमें इस सेंटेंसेस को देखना है। एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। एवलिन इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। ठीक है, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर। कंसील का मतलब क्या था, हाइड करना। एवलिन जो है वो हाइड कर रही थी अपनी जो डेफनेस जो उनकी बढ़ती जा रही थी कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अपने फ्रेंड्स और टीचर से। ऑफकोर्स ये कोई शाबाशी वाली बात तो है नहीं ना, तो इसलिए वो हाइड करना चाहती थी। ठीक है, तो ये तो सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं जो कि हमने अभी पढ़े। आइटलिसाइज पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू? सो एवलिन ने क्या डिटरमाइन किया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, जो कि हमने ऊपर लाइन पढ़ी, राइट। नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू? क्या मैनेज कर रही थी वो? टू हाइड करना जो उनकी डिफरेंस बढ़ती जा रही थी फ्रॉम द फ्रेंड्स और टीचर्स से। ठीक है, अब दे बिगेन विद टू वर्ब, टू लिव और टू कंसील। अब आप ये चीज़ देखो कि ये वाली जो हमें दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, अब इसमें जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वो क्या डिटरमाइन कर रही थी और वो क्या मैनेज कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, टू लिव, राइट, टू लिव और टू कंसील, दोनों ही सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है ये पूरा टू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पार्ट ना टू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको देखनी थी। अब आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बिगिन विथ अ टू वर्ब, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन में मेनली ऊपर क्या दे रखा था कि वो टू से आपका मेन पार्ट जो है सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है। क्या है कि टू यूज हो रहा है, फिर उसके बाद वर्ब यूज हो रहा है, मतलब टू लिव, लिव एक वर्ब हो गया, टू कंसील मतलब कंसील एक वर्ब हो गया, तो टू के बाद वर्ब यूज हो रहा है। तो हमें इन्हीं सेंटेंसेस में ऐसा ही करना है कि हमें टू लिखना है, फिर उसके बाद हमें वर्ब यूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट ये रखा है, द स्कूल स्पोर्ट की जो टीम है, द स्कूल स्पोर्ट टीम होप डैश, व्हाट डज इट होप्स टू डू सो। अब आपको एक सेंटेंस दे रखा है कि जो स्कूल स्पोर्ट्स की टीम होती है वो क्या होप करती है। आगे क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा है, आगे जो ब्रैकेट में लिखा है कि वो क्या होप कर रही हैं, क्या होप कर सकती हैं कि जो स्कूल स्पोर्ट टीम है या तो कंपटीशन को विन करना या फिर बेटर परफॉर्म करना। तो आप यहाँ लिख सकते हो टू विन द कंपटीशन और टू परफॉर्म बेटर, राइट। अब ये दोनों चीज़ लिख सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, वी ऑल वॉन्ट डैश और ब्रैकेट में दे रखा है व्हाट डू वी ऑल वॉन्ट टू डू। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मैंने दो चीज़ लिख रखी है, टू सक्सीड, हम बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिल्कुल सक्सीड होना चाहते हैं, और टू गो टू द जू, या फिर हम जू में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप टू लिखोगे और फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड मदर डैश, व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू सो। अब इसमें क्या है कि चाइल्ड की जो मदर एवलिन की स्टोरी है, ठीक है, तो उसमें एडवाइस करते हैं कि आप डिवाइसेस उसको यूज़ करने पड़ेंगे एवलिन को। ठीक है, तो वो क्या एडवाइस करते हैं, मतलब उसके टीचर क्या एडवाइस करती हैं चाइल्ड की मदर को, मतलब एवलिन की मदर को, कि टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। ठीक है, तो आप इसे टू यूज़ करोगे, फिर उसके बाद वर्ब। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग में कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही याद रखना है, यही कॉपी करना है। ठीक है, फोर्थ है, द अथॉरिटीज परमिट अस टू डैश, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट डिड द अथॉरिटीज परमिट अस टू डू। अथॉरिटीज हमें क्या परमिट करती हैं, क्या करने के लिए परमिट करती है, तो हमें ये चीज़ इसमें लिखनी है। मैंने दो चीज़ लिख रखी है, ये थोड़ा सा स्पेस की कमी थी। टू परफॉर्म
इन द स्टेडियम, या तो स्टेडियम में तुम परफॉर्म करो या टू ऑर्गेनाइज अ चैरिटी इवेंट। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया कि या तो स्टेडियम में परफॉर्म कर लो, या मैंने एक और एग्जांपल के तौर पे लिख दिया टू ऑर्गेनाइज अ चैरिटी इवेंट, कि आप चैरिटी के इवेंट को ऑर्गेनाइज करो। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। फिफ्थ दे रखा है अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डैश, व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डू सो। अब म्यूजिशियन जो होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, आपको इसमें लिखना है कि टू प्ले अ न्यू ट्यून, या आप कि मैं एक न्यू ट्यून बजाऊंगा, या फिर टू मेक इंडियाज म्यूजिक टू वर्ल्ड, मैं इंडिया की म्यूजिक को वर्ल्ड में लेके जाऊंगा, राइट। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो ठीक लगा आप लोगों के लिए वो मैंने आंसर में लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसमें थिंक अबाउट द लैंग्वेज वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा था, आप लास्ट में जाओगे चैप्टर के तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है वो पार्ट सेकंड से रिलेटेड है, तो हम पार्ट सेकंड में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी पार्ट सेकंड की, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बता देना, और ऑथर का नाम, राइटर का नाम लिखना ज़रूर भूलना मत, बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास 9 की इंग्लिश, मैथ, साइंस, 8 क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।